थोड़ी बहुत जो बाउंडेशंस होती है ना, 12 बजे के पहले घर पे आ जाना है ना, वो वाली बाउंडेशन। ऑल तो हम लड़के हैं फिर भी हमें बाउंडेशन हमें भी होता। और वहाँ पे लास्ट बेंच पे बैठता था और आगे सब बच्चे कॉमर्स पढ़ रहे होते थे, तो वहाँ पे बिजनेस के बारे में पढ़ाया जाता था, है ना, फिर अकाउंट्स पढ़ाया जाता था, इकोनॉमिक्स पढ़ाया जाता था। मैंने बोला यार ये प्रैक्टिकल चीज़ है, आप एटॉम न्यूट्रॉन क्यों पढ़ रहे हो? बिल्कुल कि यार ये तो कभी काम आने ही नहीं वाला है, मैं कहाँ एटॉम न्यूट्रॉन ढूंढने वाला हूँ। तो मैंने बोला यार ये मैं क्यों पढ़ रहा हूँ कि बंदर अगर ऐसे ऐसे डोरी घुमा रहा है। तो हम लोगों ने ये डिसाइड किया कि आप जाओगे, उसे फ्रेंडशिप बेल्ट पहनाओगे, उस प्लांट को, है ना, या फिर राखी पहनाओगे और उसको आप अडॉप्ट करोगे और उसकी देखभाल करना आपकी जिम्मेदारी। उस जगह से इन्फॉर्मेशन, मतलब इन्फॉर्मेशन का भी पेंडेमिक आया, इन्फोडेमिक भी आया था। पेंडेमिक तो था ही, इन्फोडेमिक भी था कि इतनी इन्फॉर्मेशन आ रही है कि आप उसे प्रोसेस ही नहीं कर पा रहे हो। 9 जुलाई 2021 को वो आर्टिकल पोस्ट हुआ है जिसके अंदर यूनिसेफ ने एक्चुअली मेरी स्टोरी कवर की कि मैंने एज अ रेडियो जॉकी कैसे इस पेंडेमिक के अंदर काम किया। कॉलेज में एडमिशन करवाना है तो हमेशा हमारे माँ बाप साथ में ही आते हैं। बिल्कुल, मैंने अपना एडमिशन अपने अकेले किया है खुद, और मम्मी ने कभी पापा की कमी महसूस होने नहीं दी मुझे। मतलब वो फादर फिगर की कमी कभी मेरे दिमाग में महसूस होने ही नहीं दी, क्योंकि मम्मी ने सारा सपोर्ट मुझे दिया है। ये कहते हैं ना कि आप एक ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच से जियो लाइफ को, तो लाइफ बहुत सुंदर है। सेल्फ रिस्पेक्ट और ईगो में बहुत सिल्वर लाइनिंग है। लोग ईगो को सेल्फ रिस्पेक्ट समझ बैठते हैं, बट वो सिल्वर लाइनिंग को आपको समझना जरूरी है कि ईगो कहाँ स्टार्ट होता है और सेल्फ रिस्पेक्ट कहाँ खत्म हो जाती है। Hello RJ Aditya, welcome to White Collar. How you are doing? I'm great, yeah. I'm great. Thank you so much. Thank you so much to the White Collar podcast and as well as Puneet for doing this amazing interview. Thank you so much. Yeah. Thank you for giving me such a pleasure time. So RJ Aditya, please tell me और कि आपका कैसे जर्नी रहा है स्कूल से लेकर या स्टार्टिंग से लेकर इस आज रेडियो इंडस्ट्री में बैठे हैं। Okay. सो माई फुल नेम इज़ आरजे आदित्य, और मतलब आरजे आदित्य के नाम से आप जानते हैं। फुल नेम इज़ आदित्य युवराज होरे एंड बेसिकली आई एम मराठी एंड आई एम बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन सूरत, गुजरात। ठीक है, और अभी हम अहमदाबाद के स्टूडियो में बैठे हैं, हमारे रेडियो टू पायर के स्टूडियो में। सो मेरी जर्नी ऐसे स्टार्ट हुई कि माई मदर इज़ अ सिंगल पेरेंट, राइट। सो मैं बचपन से मम्मी के साथ, मतलब पापा नहीं थे तो बचपन से मम्मी ने ही बड़ा किया है। मम्मी ही मेरी पापा भी है और सब कुछ है, राइट। और मेरे जो ननिहाल के मम्मी के ननिहाल के यानी कि नानू है और मामा है, उन्होंने मुझे बड़ा किया। और सूरत में केंद्रीय विद्यालय नंबर 1 इच्छानाथ सूरत एक स्कूल है जो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कूल है, उसमें मैंने 12th कॉमर्स तक पढ़ाई की। और उसके बाद 12th कॉमर्स की पढ़ाई हुई और साथ ही साथ सूरत को भी मैंने धीरे धीरे एक्सप्लोर किया, मेरी सिटी को ही। जैसे ही 12th कॉमर्स मेरा खत्म हुआ वैसे ही कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगा कि मुझे सूरत छोड़ के बाहर जाना चाहिए, राइट। क्योंकि मुझे लगा कि सूरत में शायद तक मैं रहूंगा तो मेरा ग्रोथ इतना नहीं हो पाएगा, एक कंफर्ट जोन में आ जाता है तो वो कंफर्ट जोन से निकलना। एग्जैक्टली। तो मतलब मैंने मम्मी को भी ये बोला कि मैंने बोला मम्मी यहाँ पे कॉलेज तो मिल रही है मुझे, मतलब सूरत में भी कॉलेजेस हैं, अच्छी कॉलेजेस हैं, ठीक है, बट मुझे ऐसा था कि अगर मैं कोई दूसरी सिटी में जाऊंगा तो शायद तक अपने आप को एक्सप्लोर करूंगा, और वो थोड़ी बहुत जो बाउंडेशंस होती है ना, 12 बजे के पहले घर पे आ जाना है ना, वो वाली बाउंडेशन। ऑल तो हम लड़के हैं फिर भी हमें बाउंडेशन हमें भी होती है। बिल्कुल। तो वो वाली बात है। तो फिर मैंने बड़ौदा में जो MSU बड़ौदा है, महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी ऑफ बड़ौदा, वहाँ पे मैंने अप्लाई किया फॉर BCom ऑनर्स इन इंटरनेशनल बिजनेस एंड ग्लोबल ट्रेड, ठीक है। और इस डिग्री के लिए अप्लाई किया और मेरा मेरिट बेस पे सिलेक्शन हो गया। एंड 3 साल मैंने वहाँ पे पढ़ाई की, BCom ऑनर्स की। आई पास्ड विथ फ्लाइंग कलर्स। और फिर बाद में 1 साल मैंने सोचा कि मुझे ब्रेक चाहिए और मुझे म्यूज़िक करना था। अच्छा। तो उसी बीच जो कॉलेज का टाइम था उसी बीच मैं म्यूजिक भी प्ले करता, मतलब आई यूज्ड टू प्ले गिटार फ्रॉम स्कूल डेज। 11th स्टैंडर्ड में, 10th में मैंने सीखा था, 11th में मैं स्टेज शोज करने लग गया था, ठीक है। 11th 12th मैंने स्टेज शोज किए वगैरह। स्कूल में बहुत ऐसे पॉपुलर गाई टाइप बंदा होता है ना जिसको सब लोग जानते हैं, वो वाला काइंड ऑफ इमेज थी मेरी। और उसके बाद फिर यहाँ पर भी मैं बड़ौदा आया, तो बड़ौदा इज अ कल्चरल नगरी कहते हैं, कल्चरल सिटी ऑफ गुजरात, कल्चरल कैपिटल ऑफ गुजरात कहते हैं। तो वहाँ पे मैं कैफेज में प्ले करता था। फिर मेरा बैंड बना स्वरांश नाम का। हम लोगों ने MSU बड़ौदा का जो मेन डोम है, प्रेमानंद हॉल जिसे कहते हैं, उसके अंदर हम लोगों ने अराउंड 800 to 900 ऑडियंस के बीच में प्ले किया था, कॉन्सर्ट हम लोगों ने किया था। तो दैट वाज अ रियली लाइक ड्रीम कम ट्रू मोमेंट फॉर मी। तो मैं म्यूजिक भी करता था। तो म्यूजिक फिर मैंने डिग्री के बाद 1 साल मैंने शास्त्रीय संगीत सीखा MSU बड़ौदा की फैकल्टी परफॉर्मिंग आर्ट्स में। एंड देन आफ्टरवर्ड्स आई केम टू अहमदाबाद फॉर डूइंग माय मास्टर्स इन डेवलपमेंट कम्युनिकेशन। और साथ ही साथ आई गॉट अ जॉब एज अ रेडियो जॉकी इन हियर एट रेडियो टू पायर
And since then, I have been working with Radio Empire for last 2 years. And currently, I am programming head as well as radio jockey, morning jock जिसे हम कहते हैं, breakfast jockey in this radio station. So मतलब अपने स्कूल से लेके MSU फिर रेडियो nothing match. इंटरनेशनल ये मेरे घर वाले भी कहते हैं क्योंकि द थिंग इज कि माय मदर इज डॉक्टर, ठीक है, और मेरे पूरे खानदान में कोई रेडियो में आज तक गया नहीं है, ठीक है, और ना ही कोई आर्टिस्ट बैकग्राउंड से बिलोंग करता है। सब लोग कह सकते हैं सर्विस क्लास या जॉब क्लास से बिलोंग करते हैं, और पर्टिकुलरली मम्मी तो डॉक्टर है। तो मम्मी का हमेशा ऐसा था कि मेरे बेटे को डॉक्टर बनना चाहिए, इंजीनियर बनना चाहिए, ठीक है, और वो रहता है मेंटालिटी है ये डॉक्टर हो, और आपके मतलब सब फ्रेंड सर्कल में भी डॉक्टर्स हैं, उनके बेटे भी डॉक्टर ही बन रहे हैं, MBBS ही कर रहे हैं, BMS कर रहे हैं। तो मम्मी को भी ऐसा था कि यार तू साइंस लेना, ठीक है, तो मैंने साइंस लिया 10th के बाद थोड़े महीने, वो जो आपका क्योंकि 10th के बाद 11th आते आते आपका बहुत बड़ा वेकेशन होता है, बिल्कुल, हाँ, ठीक है। तो आई जॉइंड कोचिंग, और उसमें मुझे फिजिक्स मैथ्स आता था, केमिस्ट्री में मेरी बत्ती गुल हो जाती थी, मुझे वो पीरियोडिक टेबल कभी याद ही नहीं था। केमिस्ट्री इज एक्सेप्शनल, ठीक है, और मुझे केमिस्ट्री मेरे दिमाग में घुसती नहीं थी। बहुत लोगों को ऐसा होता है कि फिजिक्स बैठता नहीं है, केमिस्ट्री मैथ्स आ जाता है। नहीं, मेजॉरिटी केमिस्ट्री में ही होता है। अच्छा, तो मेरा केमिस्ट्री वाला था, तो मैंने बोला यार मम्मी ना हो पाएगा, तो मम्मी ने तो पैसे भर दिए थे, बोले क्या ट्यूशन फीस तो भर दी तेरी 1-2 लाख समथिंग थी उस टाइम पे। आई एम टॉकिंग अबाउट 2014-15 आई गेस, राइट, नहीं 15 में नहीं, आई एम टॉकिंग अबाउट 2013। 13 में मैंने 10th पास किया था, तो उस टाइम पे फीस भी मतलब अच्छी खासी भर दी थी। तो अब कोचिंग वाले बोल रहे थे कि यार आपका बेटा यार पढ़ नहीं रहा है, ये नहीं कर रहा है, और हम फीस तो वापस नहीं कर सकते। तो मम्मी ने बोला यार ये तूने ये क्या किया। बिल्कुल। तो और उस टाइम ऐसा हुआ था कि मुझे कॉमर्स में फर्स्ट नंबर पे एडमिशन मिला था मेरी स्कूल में। अच्छा। और उसी टाइम पे कुछ ऐसा हुआ था कि मार्किंग सिस्टम चेंज हुआ था। ओके। तो मुझे साइंस में मेरा वेटिंग लिस्ट में फर्स्ट नंबर पर वो था, फर्स्ट या सेकंड नंबर पर ऐसा कुछ था, और कॉमर्स में फर्स्ट नंबर पे मेरा नाम था एडमिशन में। तो मुझे उन्होंने ऐसा बोला था कि आप कॉमर्स में बैठो, क्योंकि अभी तक आपका ऑफिशियली 11th साइंस में एडमिशन हुआ नहीं है। okay. मैंने बोला ओके कोई बात नहीं। तो मैं HC वर्मा जो बुक आती है फिजिक्स की, वो मैं कॉमर्स की क्लास में लेके बैठता था। और वहां पे लास्ट बेंच पे बैठता था, और आगे सब बच्चे कॉमर्स पढ़ रहे होते थे। तो वहाँ पे बिजनेस के बारे में पढ़ाया जाता था, है ना, फिर अकाउंट्स पढ़ाया जाता था, इकोनॉमिक्स पढ़ाया जाता था। मैंने बोला यार ये प्रैक्टिकल चीज है, आप एटॉम न्यूट्रॉन क्यों पढ़ रहे हो? बिल्कुल कि यार ये तो कभी काम आने ही नहीं वाला है, मैं कहाँ एटॉम न्यूट्रॉन ढूंढने वाला हूँ। तो मैंने बोला यार ये मैं क्यों पढ़ रहा हूँ कि बंदर अगर ऐसे ऐसे डोरी घुमा रहा है, बहुत फेमस प्रॉब्लम है, कहाँ जाएगा, ये सब फिजिक्स का जो HC वर्मा का बहुत फेमस प्रॉब्लम आता है ना, तो वो मैं सॉल्व करता था, ग्रेविटी कितने पे गिरेगा और वगैरह वगैरह सब। तो मैंने बोला कि यार कॉमर्स में अच्छा है यार, प्रैक्टिकल है, मतलब जो बैंक्स की बात होती है, फाइनेंसेस की बात होती है ना, फिर बिजनेस कैसे चलाया जाए उसकी बात होती है। तो मुझे HC वर्मा मेरी बुक टेबल पे खुली होती थी और मैं बिजनेस पढ़ता था वहाँ पे। वाओ। तो फिर एक पॉइंट तो ऐसा आया जहाँ पे मैंने डिसाइड किया कि अब घर पे बोलता हूँ कि मम्मी अब नहीं हो पाए, अब छोड़ो, ट्यूशन व्यूशन सब क्या भाड़ में, पैसा भी गया भाड़ में, ठीक है, मुझे कॉमर्स पढ़ना है। और फिर मैंने कॉमर्स में एडमिशन ले लिया ऑफिशियली, और मैंने 11th-12th कॉमर्स किया। तो तब से मम्मी को ऐसा था कि यार ये मेरा बेटा गलत लाइन पे जा रहा है, तो ये मुझे तो साइंस करवाना है। और जैसे हमने पूछा कि रेडियो कॉमर्स कहाँ से मैच हुआ, तो जैसे मैंने आपको बताया कि MSU में मैं पढ़ाई करने गया, तो साइमल्टेनियसली देयर इज अ रेडियो स्टेशन ऑफ MSU इटसेल्फ, जिसका नाम है सयाजी FM। वो इंटरनेट रेडियो स्टेशन है और वो कम्युनिटी रेडियो स्टेशन है MSU बड़ौदा का खुद का। उसमें आई वाज सिलेक्टेड एज एन इंटर्न बाय RJ योगेश जांगीड़। ओके। और उन्होंने मुझे सिलेक्ट किया, आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ पोटेंशियल ही फाउंड इन मी, बट एक RJ हंट था, वहाँ पे मुझे बुलाया था कि आप सिर्फ आओ, बैठो, देखो क्या चल रहा है। फिर इवेंचुअली जो खत्म हुआ RJ हंट, उसके बाद उन्होंने मुझे बुलाया, उन्होंने बोला कि यार तुम एक टॉपिक पे कुछ बोलो। मैंने बोला यार ये मेरा फॉर्टे नहीं है, मैं कुछ ऐसे लेख वेख लिखता भी नहीं हूँ, ना मैं बोलता हूँ कहीं पे, ऐसा एक्सटेम्पोर में मैं पार्टिसिपेट नहीं करता हूँ। पर बोले कि तुम बोलो, तो मैंने एक टॉपिक पे बोला कि एग्जाम्स आर गुड और नॉट। ओके। इस टॉपिक पे मैंने बोला। तो ही फाउंड रियली इंटरेस्टिंग कि यार ये तो अच्छा कंटेंट बोल रहा है ना, और मतलब अच्छे से बोल भी, प्रेजेंट भी अच्छे से कर पा रहा है। तो अब तब तो मुझे हैप्पी रियलाइजेशन हुआ नहीं था कि मैं ऐसा कर भी सकता हूँ। और मुझे लगता है हर एक रेडियो जॉकी की लाइफ में यही होता है कि वो एक्सीडेंटल RJ ही होता है। बहुत रेयरली कोई सोच के बनता है कि मुझे RJ बनना है और वो RJ बनता है। बाकी कोई ऐसा RJ नहीं है, बहुत ऐसे 1-2 पर्सन को छोड़ के
कि वो लोगों ने बचपन से ऐसा सोचा होगा कि भाई हमें आरजे बनना है और वो आरजे बन गए, ऐसा नहीं होता है। ओके। तो फिर उन्होंने बोला कि यार तुम आ जाओ, और दूसरे दिन मेरा पेपर में नाम और फोटो छप गया कि MSU के सयाजी FM में ये 3 लड़के सिलेक्ट हुए हैं एज एन इंटर्न, और मेरा फोटो था उसके अंदर। तो मैंने सर को कॉल किया, मैंने बोला आपने ये क्या किया, मुझे क्यों सिलेक्ट किया? तो बोले कि नहीं मुझे तुम्हें पोटेंशियल दिखा और इसलिए यू हैव बीन सिलेक्टेड एज एन इंटर्न। मैंने बोला ठीक है चलो सिलेक्ट हो गए तो कर लेते कुछ। तो फिर वहाँ पे सिलेक्ट हुआ, वहाँ पे बहुत सारा काम किया रिगार्डिंग कि भाई जैसे स्टूडेंट्स की एड्स आती है कि जैसे एडमिशन ओपन होता है तो उसकी एड्स बनानी होती है। हाँ। तो वो काम किया। फिर धीरे धीरे रेडियो सिटी 91 वो उसका जो आरजे हंट था बिल्कुल वो कंडक्ट हुआ, तो उसके अंदर सिलेक्शन हुआ एंड देन फर्दर वहाँ पे इंटर्नशिप हुई। तो ये इस तरह से मतलब पूरा रेडियो का धीरे धीरे। तो मतलब काफ़ी ऐसा रहता है ना, काफ़ी जो फेमस आरजेस है उनको बहुत ऐसे स्ट्रगल करना पड़ता है एटलीस्ट इंटर्नशिप के लिए। उनको माइक पे बोलने के लिए वो बहुत करते हैं कि काफ़ी में आता है कि वो अंदर एंट्री नहीं देते उनको। तो आपको कैसे एक्सपीरियंस रहा कि ये? तो अभी ऐसा हुआ था कि रेडियो सिटी ने है ना वहाँ पे फैकल्टी ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन है, हाँ, MSU बड़ौदा में, और उस टाइम पे मैं सयाजी FM का इंटर्न था। Okay. तो हमारी यूनिवर्सिटी के अंदर ही आरजे हंट था, तो इसीलिए मेरे सर ने मुझे बोला कि रेडियो सिटी ये आरजे हंट कर रहा है, तुम जाके देखो एंड यू सी योरसेल्फ कि तुम कितने पानी में हो, है ना। तुम यहाँ पे इंटर्न हो, तुम आरजे भी, फिर आरजे का टैग भी मुझे दे दिया था यूनिवर्सिटी ने। अच्छा। बोले कि तुम यूनिवर्सिटी के आरजे तो हो बट तुम आरजे हंट में सर्वाइव कर पाते हो कि नहीं, तुम्हारा रैंक आता है कि नहीं, देखते हैं। बिल्कुल। मैंने बोला यार ये अच्छा चैलेंज है, देखते हैं। और मुझे बचपन से ऐसा है कि मुझे चैलेंजेस लेना बहुत पसंद है। अच्छा। तो वो पता नहीं वो है अंदर से कि भाई कुछ चैलेंज मिला तो करते हैं ऐसा। हाँ। तो मैं गया, तो वहाँ पे आरजे जानवी वाज देयर हु इज करंटली इन रेड FM। वो अभी बड़ौदा में प्रोग्रामिंग हेड है, शी इज नाइट जॉकी, ठीक है। और वहाँ पे अतीक खान थे हु इज करंटली प्रोग्रामिंग हेड ऑफ रेडियो सिटी बड़ौदा, तब भी वो प्रोग्रामिंग हेड थे। और फिर उन्होंने मेरा सिलेक्शन किया और वो राउंड्स हुए उसके अंदर। वो राउंड्स खत्म होने के बाद मेरा टॉप 3 में नाम आया, आरजे हंट में सिलेक्ट हुआ मैं। और फिर इवेंचुअली आई वेंट टू रेडियो सिटी, और वहाँ पे फिर उन्होंने वापस एक इंटरव्यू लिया, एक मेरी कॉपी टेस्ट बोलते हैं जिसको, रेडियो सिटी की टेस्ट होती है, रिटन टेस्ट। उसके अंदर उठ पटांग क्वेश्चंस होते हैं और उन उठ पटांग क्वेश्चंस का वो क्रिएटिवली आंसर देना होता है, ठीक है। तो वो आई गेस मैंने वो टेस्ट लिखी थी 2 घंटे बैठ के। 2 घंटे मैंने लिखा था। उसमें वर्ड लिमिट भी नहीं होती, टाइम लिमिट भी नहीं होता, आपको जितना लिखना है लिखो, है ना। तो वो 2 घंटे लिखी, फिर उसी टेस्ट का पेपर मैं लेके गया उनके पास। उन्होंने बोला आप पढ़ के बताओ। तो मैंने पढ़ के बताया कि मैंने जो लिखा था वो आंसर्स मैंने पढ़ के बताया। तो ही सेड कि यार यू आर एट अ रियली गुड लेवल एज अ लाइक, हमें एक इंटर्न चाहिए और तुम उस कैटेगरी में फिट होते हो, okay. तो वी विल गिव यू इंटर्नशिप फ्री ऑफ कॉस्ट। मतलब यही इंटर्नशिप के लिए यू हैव टू पे। इफ यू आर इन मुंबई, तो मुंबई में रेडियो सिटी का जो एक्चुअल कंपनी का नाम है म्यूजिक ब्रॉडकास्टिंग लिमिटेड, वो भी एक ट्रेनिंग कोर्स चलाते हैं। वो कुछ अराउंड 50K तब चार्ज करते थे। okay. तो बोले कि हम वी आर गिविंग यू 3 months ऑफ फ्री इंटर्नशिप, हम आपको पे नहीं करेंगे बट यू नीड टू कम एंड यू लर्न अबाउट रेडियो। सो आई वाज ट्रेन्ड अंडर आरजे जानवी, आरजे जिया, आरजे रोशन हु इज करंटली, आरजे रोशन इज इन रेड FM सूरत, आरजे जिया इज इन रेडियो सिटी बड़ौदा। तो और आरजे कृति who is कृति, जिनका अभी नाम है आरजे कृति, she is in सूरत, she is also programming head of Radio City सूरत। okay. तो इन लोगों के अंडर मेरी ट्रेनिंग हुई, तो मुझे बहुत सीखने मिला। मतलब वो 3 महीने, और आई वॉज सच अ ब्लेस्ड चाइल्ड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, क्योंकि रेडियो इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा काम आफ्टर गणेश चतुर्थी के अराउंड आता है। मतलब गणेश चतुर्थी के बाद आपके पास दिवाली आती है, नवरात्रि आती है, दिवाली आती है, ये सारे इवेंट्स आपके एक साथ लाइंड अप होते हैं जनवरी तक, मकर संक्रांति तक, और क्रिसमस भी आता है वगैरह सब आता है। तो उस टाइम पे मुझे इंटर्नशिप ऑफर हुई, मतलब अगस्त के महीने में 2017 अगस्त मैं इंटर्न था रेडियो सिटी में। और उस टाइम पे मैंने जो उनके इवेंट के जो मतलब जो प्रॉपर्टीज़ है, इंटेलेक्चुअल IP प्रॉपर्टीज़ है, जैसे कि सिटी का बापा है, वो मैंने होस्ट किया। फिर गरबा प्रीमियर लीग है, वो मैंने होस्ट किया। तो ये बहुत सारे मुझे एक्सपीरियंसेस मिले। फिर बाहर जाके भी, रोड पे जाके लोगों की बाइट्स लेना, ऑडियो बाइट्स लेना। तो ये सब बहुत अच्छी ट्रेनिंग मिली मुझे, एकदम मिलिट्री टाइप की ट्रेनिंग मिली रेडियो इंडस्ट्री में कहें तो। और वहाँ से मुझे रेडियो के बारे में बहुत सीखने मिला। परफेक्ट, बढ़िया। तो जैसे कि आपने बताया कि आप फाउंडर एंड MD है ICW प्रोजेक्ट के ऊपर, तो वो स्पार्क कैसे आया फाउंडेशन का? सो प्रोजेक्ट ICW इज
अ प्रोजेक्ट विच आई स्टार्टेड इन अगस्त 2020 जब कोरोना था और लॉकडाउन चल रहा था, राइट। तो मेरे जहन में बहुत टाइम से ये चीज़ थी कि मेरे जो फ्रेंड सर्कल है वो, मेरा फ्रेंड सर्कल एक तो बहुत बड़ा है और बहुत बहुत टैलेंटेड लोग हैं उसके अंदर। मतलब मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि मैं तो बहुत एक छोटा सा पार्ट हूँ। ये जो पूरा फ्रेंड सर्कल है उसमें इतना टैलेंट भरा है, इतना बड़ा टैलेंटेड ग्रुप है वो, कि वहाँ पे हर एक बंदा, एक सिंगर है, एक राइटर है, एक पोएट है, एक एक्टर है, ठीक है, एक म्यूजिशियन है, एक कंपोजर है, एक वीडियो एडिटर है, वीडियोग्राफर है, डायरेक्टर है, कास्टिंग डायरेक्टर्स हैं। ये पूरा एक बहुत बड़ा इकोसिस्टम है मेरे पास। बिल्कुल। तो मैंने बोला, और ये लोग सब लिखते हैं कुछ ना कुछ, ठीक है, कुछ ना कुछ लिखते हैं। ये सोशल मीडिया पे लिखते हैं, फेसबुक की पोस्ट में लिखेंगे, इंस्टाग्राम की कैप्शंस में लिखेंगे, ठीक है। तो मैंने बोला यार कि ये इनका जो वर्क है वो कहीं पे डॉक्यूमेंट नहीं हो रहा है टेक्निकली, क्योंकि सोशल मीडिया पे कैसा है कि अगर आप कुछ लिखोगे, आपका कंटेंट में उठा के आपका नाम निकाल के अपने नाम से पोस्ट कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये कॉपीराइट का भी कुछ उसमें मतलब रूल्स रेगुलेशंस लगते नहीं है टेक्निकली देखा जाए तो मैंने बोला कि क्यों ना एक ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट किया जाए जहाँ पे इन लोगों का वर्क डॉक्यूमेंट हो और प्रॉपर उनकी आर्काइव क्रिएट हो। अगर सपोज आप कुछ लिख रहे हो, आप सपोज 12 महीने से कुछ लिख रहे हो, तो 12 महीने तक का जो डॉक्यूमेंटेशन है वो एक जगह पे हो, तो आप कहीं पे, अगर आपको एज अ प्रोफेशनल राइटर भी बनना हो, कॉपीराइटर भी बनना हो, तो आप कहीं पे दिखा सको कोई कंपनी, है ना। तो एक डॉक्यूमेंटेशन क्रिएट हो, प्लस उनका जो एक कॉपीराइट का प्रॉब्लम आता है वो भी सॉर्ट आउट हो जाए, ठीक है। क्योंकि एक बार अगर वो प्लेटफॉर्म पे कोई दूसरे प्लेटफॉर्म पे लिखे जहाँ पे वो एडिट ना हो पाए, या फिर उनका ऑलरेडी नाम चढ़ जाए, तो वहां से कोई मिटा नहीं सकता उसे। सोशल मीडिया का तो क्या है कि कोई गारंटी नहीं है, बिल्कुल। और मैंने बहुत लोगों को देखा कि बहुत अच्छा कंटेंट लिखते हैं, वो सोशल मीडिया पे पोस्ट कर देते हैं, बिल्कुल, ठीक है। वहां पे पोस्ट करने के बाद प्रॉब्लम ऐसा होता है कि वहां से लोग उठा लेते हैं, जैसे मैंने आपको बताया। तो मैंने बोला कि यार एक वेबसाइट क्रिएट करते हैं, ठीक है, और उस वेबसाइट को हम लोग ब्लॉग टाइप बनाते हैं, ठीक है। और उस ब्लॉग में ऐसा नहीं कि वो पर्सनल ब्लॉग होगा मेरा, वो सबके लिए ओपन होगा। जितने भी लोग एक्चुअली लिखना चाहते हैं, अच्छा कंटेंट है, ओरिजिनल कंटेंट है, वो उस वेबसाइट पे लिखें। तो प्रोजेक्ट ICW का फुल फॉर्म इज कि प्रोजेक्ट इंडिपेंडेंट कंटेंट राइटर्स, ICW ऐसा है। तो ये आइडिया था। और फिर मैंने एक मेरे फ्रेंड से बात की जिसका नाम है राजीव तिवारी, हु इज राइट नाउ इन पटना, बिहार। तो मैंने उससे ऐसा बात की और मैंने बोला कि यार ऐसा आइडिया है, क्या हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं? उसने बोला यार बहुत अच्छा आइडिया है ना, और ये तो बहुत अच्छा इनिशिएटिव भी ले रहा है, तो बहुत लोगों को लिखने का मौका भी मिलेगा अगर ऐसा प्लेटफॉर्म होगा तो। ऑल्दो उसका रेवेन्यू जनरेशन का हमने मॉडल अभी तक बनाया नहीं है, इट इज जस्ट फॉर हॉबी और पैशन जिनको है वो कंप्लीट करते हैं वहाँ पे आके। तो प्रोजेक्ट ICW.com यू कैन गो एंड यू कैन चेक। तो ये बस यही आइडिया था। और फिर इसके बाद तो भाई बहुत लोगों ने बहुत आर्टिकल्स लिखे उसके ऊपर, और बहुत लोगों ने, मतलब हमारी ग्लोबल रीडरशिप हुई उसके बाद। तो जर्मनी से लोग आए पढ़ने के लिए, US से रीडर्स हैं हमारे, क्योंकि वो तो इंटरनेट पे है तो सब लोग पढ़ सकते हैं, है ना। तो और इतने अलग अलग कंट्रीज से, मतलब हम लोगों ने कभी सोचा भी नहीं था कि यहाँ पे भी हमारी वेबसाइट जा सकती है। और वहाँ पे सब कुछ पोस्ट होता है, पोएट्री से लेके कुकिंग रेसिपीज से लेके आर्टिकल्स से लेके कहानियों से लेके सब कुछ पोस्ट होता है। तो वो ओपन प्लेटफॉर्म टाइप हमने बनाया। एंड ऑथेंटिकेट टू, हाँ ऑथेंटिकेट, मतलब आपका कंटेंट वहाँ से कोई कंटेंट कॉपी नहीं करेगा, है ना। कॉपी करेगा तो हम लोग उसे कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट लगा सकते हैं, बिल्कुल, क्योंकि आपका ऑलरेडी डॉक्यूमेंटेड वर्क है वो, ऐसा है। परफेक्ट, सही है यार। फिर जैसे कि आप फाउंडर भी हो उगम के, तो वो क्या चीज़ है? So Ugam Foundation was started by a friend, like a group of friends, not a friend, group of friends, जहाँ पे like idea भी कह सकते हैं मेरा था, प्लस मेरे दोस्तों का भी आइडिया था। तो हम लोगों ने कोलैबोरेशन में वो स्टार्ट किया था। So MSU बड़ौदा में एक जगह है जिसका नाम है इंस्टीट्यूट फॉर लीडरशिप एंड गवर्नेंस, ILG। उसके अंदर एक प्रोग्राम चलता था कंट्रीब्यूशन करके, जहाँ पे वो समर सोशल इंटर्नशिप प्रोवाइड करते थे। वहाँ पे वो लोग लोकल गवर्नेंस के बारे में सिखाते थे, सोशियो पॉलिटिकल इश्यूज के बारे में बात करते थे। तो उसके अंदर एक ये लास्ट टास्क था कि आपको एक कुछ ऐसा संगठन बनाना है जो कुछ अच्छा काम कर सके, ठीक है। तो उसके अंदर हम लोगों ने, फिर मेरा आइडिया था कि मैं उगम करके एक फाउंडेशन क्रिएट करूँ जहाँ पे हम लोग ट्री प्लांटेशन के बारे में काम करते थे। अच्छा। तो हम लोग क्या करते थे कि हम लोग ने ये कॉन्सेप्ट निकाला था कि आप ट्रीज अडॉप्ट करेंगे, मतलब प्लांट्स अडॉप्ट करेंगे। जैसे अगर आपने कोई प्लांट लगाया है, ठीक है, रोपा है, तो उसको आप अडॉप्ट करेंगे एज अ चाइल्ड। क्योंकि बहुत लोग, ट्री प्लांटेशन की बात क्या होता है कि इनिशियल जो 5, 6, 7 महीने होते हैं उसमें आपको अगर मॉनसून नहीं है तो
अगर मानसून है तो भी ठीक है एक बार, अगर बिल्कुल मानसून नहीं है आपने ट्री प्लांट कर दिया तो वो मर जाता है ना, उसकी कोई टेक केयर करने वाला कोई है नहीं। तो हम लोगों ने ये डिसाइड किया कि आप जाओगे उसे फ्रेंडशिप बेल्ट पहनाओगे, ठीक है, उस प्लांट को, है ना, या फिर राखी पहनाओगे, ठीक है, और उसको आप अडॉप्ट करोगे और उसकी देखभाल करना आपकी जिम्मेदारी है। ऐसा। तो वो उगम फाउंडेशन के अंदर हम लोगों ने बहुत सारे ट्रीज लगाए MSU बड़ौदा के कैंपस में, बाहर भी बहुत जगहों पे लगाए, और उतने टाइम वो चला। ऑल्दो अभी मैं क्योंकि प्रोफेशन में बिजी ज़्यादा हो जाता हूँ तो वहाँ पे ध्यान नहीं होता है हमारा, मतलब वो अभी थोड़ा कम हो गई है उसकी एक्टिविटीज़, बट हम लोगों ने ट्री प्लांटेशन किया। किसी और ने कैरी ऑफ कर लिया वो? ऑल्दो अभी वहाँ पे दूसरी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनमें वो लोग जुड़ गए जो ये आइडिया रखते थे कि भाई ट्रीज आर इम्पोर्टेंट, है ना, तो वो अलग अलग संगठनों के साथ जुड़ गए। और हमारा आइडिया ऐसा था कि कोई ऐसा नहीं कि इसमें से कुछ पैसा कमाना है। हमारा आइडिया इतना ही था कि भाई नाम हो, एक ऑर्गेनाइजेशन हो और उसके अंडर लोग काम करें एक आइडिया के साथ। बिल्कुल। तो जो वो ट्री प्लांटेशन का काम था वो हम लोगों ने, मैं जितने टाइम बड़ौदा में रहा उतने टाइम हुआ, और उसके बाद भी जितने लोग वहाँ पे बड़ौदा में अभी है मेरे दोस्त वो अभी कंटिन्यू कर रहे हैं उसे। परफेक्ट। और इवन जो कमाटी बाग है जिससे सयाजी बाग के नाम से जाना जाता है, वहाँ से वो लोग फ्री में प्लांट्स प्रोवाइड करते हैं। अगर आपको प्लांटेशन करना हो तो आप वहाँ पे जाके प्लांट्स ले सकते हो और आप अपने घर में बगीचे में कहीं भी प्लांट कर सकते हो। परफेक्ट। ये इसका एक नेचर को भी वैल्यू एडिशन हुआ कि नेचर भी खराब ना हो। जी 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 जी। परफेक्ट यार। फिर जैसे कि आपको जब कोविड आया उसके बाद ये जो पैंडेमिक रहा तो आपका जो वर्क था आपने काफ़ी इंडिया को या एज अ मीडिया, आप मीडिया इंडस्ट्री में तो होता है ना कि लोगों तक सही ऑथेंटिकेट इंफॉर्मेशन पहुंचाने का, तो आपने उसमें वैल्यू ऐड करा। तो आपका एक वर्क यूनिसेफ में भी एक प्रोड्यूस हुआ था। जी जी जी। तो आपको वो कैसा फील हुआ था जब आपका वर्क यूनिसेफ में दिख रहा है? राइट। सो द थिंग इज कि जब कोरोना आया, आई रिमेम्बर 14 मार्च के अराउंड लॉकडाउन हुआ था, 2020 की बात कर रहा हूँ मैं। तो अब प्रॉब्लम तब ऐसा हुआ था कि बीइंग अ मीडिया पर्सन हमारे पास क्या सही है इन्फॉर्मेशन, क्या गलत आ रही है, हमें पता ही नहीं चलता था। क्योंकि कोरोना के बारे में ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन क्या है, क्योंकि एक तो पहले बहुत हवा मचा था कि ऐसी डिजीज आई जिससे लोग मर रहे हैं, महामारी फैली है ना, तो इट वाज लाइक इट इज न्यू फॉर द होल जनरेशन, है ना। 100 साल में ये पहली बार 100 साल पहले हुआ था। तो लाइक हम लोगों के पास बहुत बड़ा चैलेंज था। मुझे लगता है मेरे लिए, रेडियो के लिए ही नहीं, इवन न्यूज मीडिया के लिए, इवन जितने भी अलग अलग मीडिया के प्लेटफॉर्म्स, अगर सोशल मीडिया पे भी कोई ऐसे पेज चलते हैं जहाँ पे वो लोग ऑथेंटिक न्यूज देने का ट्राई करते हैं, उनके लिए भी बहुत बड़ा चैलेंज था। क्योंकि इंस्टाग्राम पे इन्फॉर्मेशन आ रही है, व्हाट्सएप पे इन्फॉर्मेशन आ रही है, अलग अलग सब जगह से इन्फॉर्मेशन, मतलब इन्फॉर्मेशन का भी पेंडेमिक आया, इन्फोडेमिक भी आया था। वो पेंडेमिक तो था ही, इन्फोडेमिक भी था कि इतनी इन्फॉर्मेशन आ रही है कि आप उसे प्रोसेस ही नहीं कर पा रहे हो। बिल्कुल। तो वैसी कंडीशन में सब लोग थे, और उस टाइम पे हमारा भी ऑफ कोर्स ऑफिस बंद करना पड़ा था क्योंकि मतलब वैसे रूल्स आए थे कि भाई बंद करना है। ऑल्दो मीडिया हाउसेस को अलाउड था, बट हम लोगों ने फिर भी फॉर द सेफ्टी रीजन हम लोगों ने थोड़े टाइम बंद किया था। तो अब उसके बाद भी चैलेंज कंटिन्यू यही रहा कि सही इन्फॉर्मेशन क्या है, क्योंकि हर रोज गाइडलाइंस आती थी, हर रोज कुछ ना कुछ नया आता था। सरकार कुछ बोलती थी, कुछ जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ है वो कुछ गाइडलाइंस निकालती थी, तो हर रोज पढ़ना पढ़ता था, बहुत पढ़ाना, मतलब पढ़ना। बिल्कुल। इतनी पढ़ाई तो मुझे लगता है कॉलेज में भी नहीं की थी मैंने, जितनी मैंने इस टाइम पे की। इतना पढ़ाई, इतनी पढ़ाई की, लोगों से बात करी, जो अथॉरिटीज है उनको कॉल किया कि भाई सही क्या है इसमें से। मेरे पास व्हाट्सएप पे आज ये आया है ना, इंस्टाग्राम पे मैंने आज ये देखा, क्या ये सही है? क्योंकि आपको फेक न्यूज भी बस्ट करनी है उस टाइम पे। ऑल्दो हम लोग रेडियो जॉकीज हैं, बट हमारा काम ये भी है कि ऑथेंटिक चीज पहुंचे। ऑल्दो हम न्यूज नहीं देते हैं, बट हम लोग जो इन्फॉर्मेशन है वो तो देते हैं जनता को। ऐसा है। तो हमें अगर हमें ही नहीं पता कि क्या सही है, तो आप समझो कितना बड़ा वो गोलमाल हो जाता उस टाइम पे। और हम लोग यहाँ से कुछ भी बोले रेडियो से तो इट इज अ बिग थिंग, उसे मानते हैं, उस पर विश्वास करते हैं। तो कुछ भी गलत यहाँ से नहीं जाना चाहिए, वो भी एक चैलेंज है। तो ऐसी कंडीशन में आई वाज वेरी मच ब्लेस्ड टू हैव कनेक्टेड विद यूनिसेफ, है ना। और यूनिसेफ के साथ, यूनिसेफ का एक प्रोग्राम चलता है जिसका नाम है युवा। तो युवा के अंदर मैं हम लोग अभी टोटल 14 पीपल आर देयर हु आर रिप्रेजेंटिंग गुजरात। तो युवा में मैं सिलेक्ट हुआ था, और उसी टाइम कोरोना ऑफ कोर्स आया, ठीक है। तो हम लोगों ने रेडियो फॉर चाइल्ड करके एक इनिशिएटिव है यूनिसेफ का, उसके अंदर उन लोगों ने मुझे इनवाइट किया एंड आई जॉइंड हैंड्स विद देम। और उसके साथ ही साथ मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के साथ भी मैंने काम किया। और उसी के बीच पहले तो कोरोना अवेयरनेस कि भाई कोरोना एक्चुअली है क्या,
ठीक है, उसके बारे में जो भ्रांतियां थी वो हम लोगों ने दूर की, रेडियो के थ्रू अलग अलग शोज बनाए, उसके थ्रू अवेयरनेस किया। डॉक्टर विनोद शाह करके एक मेडिकल में, मतलब मेडिकल फील्ड में एक बहुत ही बड़े नाम है वो, और IMA के भी प्रेसिडेंट रह चुके हैं। ओके। तो उनको मैं हर बार इनवाइट करता था रेडियो पे, क्योंकि मैं अगर कुछ इन्फॉर्मेशन दूं उससे अच्छा कोई डॉक्टर इन्फॉर्मेशन दे, दैट इज वेरी मच ऑथेंटिक, राइट। तो उनके साथ बहुत इंटरव्यूज हुए मेरे, बहुत अलग अलग डॉक्टर्स के साथ इंटरव्यूज हुए, और उनके थ्रू मैंने करेक्ट इन्फॉर्मेशन पहुंचाई। और साथ ही साथ उसके बाद दूसरा चैलेंज आया कि कोरोना वैक्सीनेशन, क्योंकि वैक्सीन को लेके भी बहुत लोगों में डर बैठ गया था कि भाई ये वैक्सीन हमारे कुछ उल्टा सीधा तो नहीं हो जाएगा, मर तो नहीं जाएंगे वैक्सीन लेके, तो ये टेंशन था। तो उस टाइम पे फिर मैंने एक आइडिया किया कि मैंने बोला जितने मेरे सेलिब्रिटीज के अंदर कांटेक्ट है बॉलीवुड या गुजराती इंडस्ट्रीज के अंदर, तो उनको मैंने इनवाइट किया, उनको मैंने मोटिवेट किया कि आप आइए रेडियो पे और मेरे साथ बात कीजिए, और आप अगर आपने वैक्सीन ले ली हो तो आप वैक्सीन का प्रमोशन कीजिए, क्योंकि वैक्सीन ही एक जरिया था बच सकते, बिल्कुल। मतलब वो सोल्यूशन नहीं है, बट एटलीस्ट इट इज अ शील्ड व्हिच कैन प्रोटेक्ट यू थ्रू बूस्टिंग योर इम्यूनिटी। तो मैंने प्रतीक गांधी, जो स्कैम 1992 के लीड एक्टर हैं, तो उनको मैं बहुत टाइम पहले से जानता हूँ, जब वो स्कैम 1992 भी के पहले से जानता हूँ, मतलब उन्होंने गुजराती मूवीज की थी, अच्छा, तो तब भी मैं इंटरव्यूज लेता था उनके, तो उनके साथ एक अच्छा बॉन्ड है। तो उनको मैंने पूछा, तो उन्होंने बोला कि यस मैंने वैक्सीन ली है, एंड मेरे घर वालों ने भी ली है, सो आई विल बी हैप्पी टू कम। तो फिर उनके साथ इंटरव्यू हुआ, आशा सिंह, आकाशा के भाई, उनके साथ इंटरव्यू हुआ। भक्ति कुबावत जो हमारी गुजराती इंडस्ट्री की एक्ट्रेस है, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। तो ये सारे लोग को मैं बुला, काफी बड़े बड़े सेलिब्रिटीज एंड लोगों के साथ आपने काम करा, तो कैसा फील, थोड़ा अच्छा फील रहा था कि मतलब अच्छा फील इस हिसाब से भी रहा कि भाई वो लोग एक इन्फ्लुएंसर है, सी दे आर इन्फ्लुएंसर्स, रियल इन्फ्लुएंसर्स मैं बोलता हूँ, सोशल मीडिया वाले नहीं सिर्फ कि भाई वो कुछ बोलेंगे तो लोग मानेंगे। अगर उन लोगों को उनका इन्फ्लुएंसिंग पावर यूज करके मैं लोगों तक कुछ अच्छा बिल्कुल पहुंचा है ना, तो दैट इज अ रियली गुड थिंग, लोगों की मदद भी हो सकती है। एग्जैक्टली। और उसी की वजह से यूनिसेफ ने मुझे रिकग्नाइज किया। और फिर जो आप आर्टिकल की बात कर रहे हो, यूनिसेफ की ऑफिशियल वेबसाइट जो है, उसके ऊपर 9 जुलाई 2021 को वो आर्टिकल पोस्ट हुआ है, जिसके अंदर यूनिसेफ ने एक्चुअली मेरी स्टोरी कवर की है कि मैंने एज अ रेडियो जॉकी कैसे इस पेंडेमिक के अंदर काम किया। वाओ, अमेजिंग अमेजिंग, बढ़िया। तो आपने एक एज अ मीडिया इंडस्ट्री में रहकर जो कोविड में जितना वैल्यू ऐड कर सकते थे आपने करा, काफ़ी बढ़िया, काफ़ी सही है। तो आपके अब आगे फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? फ्यूचर प्लान्स में अभी देखो, अभी करंटली आई एम राइट नाउ प्रोग्रामिंग हेड, और मेरा गोल अभी ये है कि आई विल ट्राई टू बिकम CPO ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन व्हिच इज चीफ प्रोग्रामिंग ऑफिसर। It is a big goal and it will take I guess years at least, right? क्योंकि इतनी जल्दी अचीवेबल नहीं है, of course, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन का भी ग्रोथ धीरे धीरे हो रहा है, और कोविड की वजह से हम लोग भी एज अ मीडिया इंडस्ट्री भी हिट हुई है कहीं ना कहीं, राइट? तो वो एक फाइनेंशियल लॉसेस कहीं ना कहीं कवर किए ऑर्गेनाइजेशन ने, और साथ ही उसमें से उभर के रेडियो टू पायर ऊपर आया है। एज अ स्टार्टअप भी उसने बहुत स्ट्रगल किया, और हमने भी रेडियो टू पायर की पूरी टीम ने भी बहुत स्ट्रगल किया है इस पूरे दौरान, क्योंकि हमारा स्टार्टअप जो था वो स्टार्ट ही 2019 में हुआ था। तो 19 के मतलब जुलाई से स्टार्ट हुआ था, और जुलाई, दिसंबर और आप समझ लीजिए मार्च में लॉकडाउन। तो वो जो 6-7 महीने का पीरियड था, उसके अंदर तो वापस लॉकडाउन आ गया। तो मतलब सक्सेसफुल हुआ मॉडल, तो हमने ये तो देख लिया कि सक्सेसफुल है ना, और उसके बाद फिर ये हुआ। तो स्टार्टिंग में अभी हम लोग पहले SBR सोशल करके एक जगह थी अहमदाबाद में, विच इज सिंधु भवन रोड पे, SBR सोशल करके एक फूड प्लेस थी, फूड मार्केट था कह सकते हैं उसे, लग्जरी फूड कोर्ट, वहाँ पे हमारा रेडियो चलता था। और उसके बाद हम लोग अभी ओशिया हाइपर मार्ट, वन सेंटर, मैक्सन स्टोर्स में ऑल ओवर गुजरात ब्रॉडकास्ट करते हैं। ओके, परफेक्ट, नाइस। सो आपकी जो पूरा जर्नी आपने बताया, तो उसमें आपका सबसे बड़ा हाथ या सबसे बड़ी जो इंस्पिरेशन आपको मिली वो कहाँ से मिली? सबसे बड़ी इंस्पिरेशन मुझे लगता है किसी और का नाम लेना बहुत नाइंसाफ़ी होगी, एक ही नाम मेरे दिमाग में, वो है मेरी माँ। बिकॉज बचपन से मेरी माँ ने मुझे अकेले हाथों बड़ा किया, ठीक है, और मेरी माँ ने जो स्ट्रगल किए हैं वो शायद तक मुझे लगता है उसके वर्ड्स नहीं है ना। और दूसरी चीज़ ये भी है कि एक अकेली वुमन कह सकते हैं ना, एक सिंगल लेडी अगर एक
अपना बेटा या बेटी है उससे बड़ा करना इज अ ह्यूज चैलेंज, बिकॉज आपके पास एक मॉरल सपोर्ट भी होता है, कम से कम आपका एक हस्बैंड हो साथ में, है ना, एक मेल आपके हो, तो एक मॉरल सपोर्ट रहता है। मैं ऐसा नहीं बोलूँगी फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए, माई मदर वॉज ऑलवेज इंडिपेंडेंट रिगार्डिंग फाइनेंशियल सपोर्ट, बिकॉज उनको कभी चाहिए ही नहीं था, वो शी वॉज डॉक्टर और वो अकेले हाथों पूरा घर संभाल सकती है ना, फाइनेंशियली भी। तो उन्होंने मुझे बड़ा किया एंड शी ट्रस्टेड माई एवरी डिसीजन, दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, जो मुझे लगता है आज के पेरेंट्स कहीं ना कहीं लैक भी करते हैं, कि अपने बच्चों में ट्रस्ट दिखाना, कि आपके बच्चे जो कर रहे हैं उसमें आपको एक्चुअली कितना ट्रस्ट बैठता है और कितना आप उन्हें डिसीजन लेने की फ्रीडम देते हो। तो मेरी माँ ने हमेशा मुझे डिसीजन लेने की फ्रीडम दी और हमेशा मुझे इंडिपेंडेंट अपना काम करने की हैबिट भी डाली, क्योंकि जिस उम्र में मेरे उम्र के बच्चे अपने पापा पे डिपेंडेंट होते थे, जैसे एडमिशन कॉलेज में एडमिशन करवाना है तो हमेशा हमारे माँ बाप साथ में ही आते। बिल्कुल, मैंने अपना एडमिशन अपने अकेले किया है खुद, बैचलर। मेरे नाम मम्मी आ पाई थी बड़ोड़ा बिकॉज उनकी जॉब चल रही थी, शी इज अ डॉक्टर, और पापा तो ऑफ कोर्स नहीं। तो अकेले हाथों, तो मैंने वो मतलब स्कूल से देखा है, बचपन से ही अकेले हाथों चीजें संभालना। पीटीए मीटिंग में सबके पापा आते थे, सबके पापा आते थे, और उस टाइम पे ऐसा लगता था कि ठीक है, मतलब that was the realization part of my life कि नहीं है अपने पापा, पर माँ तो है। ऐसा, और मम्मी ने कभी पापा की कमी महसूस होने नहीं दी मुझे, मतलब वो फादर फिगर की कमी कभी मेरे दिमाग में महसूस होने ही नहीं दी, क्योंकि मम्मी ने सारा सपोर्ट मुझे दिया है, फाइनेंशियली भी। कभी मुझे पॉकेट मनी की कमी नहीं पड़ी, हमेशा पैसे भी मिलते रहे, हमेशा मुझे सपोर्ट मिलता रहा। मेरी नानी ने भी मुझे बड़ा किया है, मेरे नाना ने भी मुझे बड़ा किया, मेरे मामा का भी बहुत बड़ा हाथ है मुझे बड़ा करने में। तो ननिहाल के जितने लोग हैं मम्मी के, उन्होंने फुल सपोर्ट हमेशा। और उसी टाइम पे मम्मी के कोर्ट केसेस भी चलते थे, क्योंकि डिवोर्स हुआ नहीं था। पापा तो थे, ही वॉज फिजिकल प्रेजेंट, बट साथ में नहीं रहते थे बचपन से। मैं 6 महीने का था तभी वापस आ गए थे, मम्मी घर पे आ गई थी। और द प्रॉब्लम वॉज बिकॉज ऑफ डाउरी। तो जो डाउरी की जो बातें होती है न्यूज़ में आता है, वो तो मैंने अपनी लाइफ में देखा है। मतलब मैं तब तो छोटा था, बट बाद में सब कहानियां मैंने सुनी है कि कितना हरेसमेंट होता है एक लेडी को, और वो तो ऑलरेडी एजुकेटेड लेडी थी, ऐसा भी नहीं था कि शी वॉज डिपेंडेंट लेडी। तो वो मैंने सब देखा है। और उसके बाद 6 महीने से मतलब बिना फादर के रहना, और उसमें एक ऐसी लेडी जो सब अकेले हाथों संभाल रही है। मम्मी ने नाइट ड्यूटीज़ की है। मम्मी मुझे बहुत बार बोलती थी कि मैं तेरे को रात को छोड़ के जाती थी, तो रोता था मेरे लिए कि मम्मी मुझे रात को क्यों छोड़ के जा रही है। और मुझे तब तो थोड़ी पता था, 1 साल के बच्चों को क्या पता होगा कि नाइट ड्यूटी क्या होती है। तो मम्मी ने नाइट ड्यूटी भी की है। ऐसा है, मम्मी को एक, मुझे लगता है मम्मी को हमेशा वो दिल में रहेगा कि मेरा बचपन मम्मी देख नहीं पाई, बिकॉज जिस टाइम पे एक बच्चे के साथ अपनी माँ होनी चाहिए, उस टाइम पे मुझे माँ नहीं मिली, क्योंकि मम्मी को जॉब पे जाना पड़ा। तो उस टाइम पे मेरे नाना नानी ने मुझे संभाला है। ठंडा खाने की हैबिट मुझे बचपन से पड़ी है, क्योंकि स्कूल से आता था तो घर पे मम्मी रेडी नहीं होती थी कि गरम गरम रोटियां पका के दे। तो इंडिविजुअल लेवल पे मैंने भी बहुत स्ट्रगल देखे हैं, है ना। और मम्मी ने तो मतलब मम्मी के स्ट्रगल के मैं कभी 7 जन्म के बाद भी मैं उनको, उनका जो काम उन्होंने मेरे लिए किया है, डेट मैं आई कांट पे हर इन एनी बर्थ, ऐसा है। सो मुझे लगता है सबसे बड़ी इंस्पिरेशन तो मेरी माँ है। This really gave me goosebumps. Yeah, really. और अगर बाकी के अगर इंडस्ट्री के इंस्पिरेशंस की बात की जाए, तो मुझे लगता है मेरे टीचर्स, मेरे प्रोफेसर्स ने हमेशा मुझे सपोर्ट किया, हमेशा मुझे आगे बढ़ाया, हमेशा मुझे प्रोत्साहित किया कि मैं अपना काम अच्छे से करूं। डांटा भी, फटकारा भी, बट मैं हमेशा उनके आदेशों पे भी खरा उतरा हूँ। किसी टीचर ने बोला कि ये करना है तो करना है, बिल्कुल। और मेरे लाइफ में मुझे इतने अच्छे गुरु मिले हैं, सब स्कूल की प्राइमरी टीचर से लेके कॉलेज के प्रोफेसर तक, और आज के मेरे मास्टर्स के एचओडी तक, सारे टीचर्स मुझे विद ग्रेस ऑफ गॉड इतने बढ़िया मिले कि उन्होंने मुझे हर कदम पे सपोर्ट किया। और आज जो भी मैं हूँ वो सारा उनकी टीचिंग्स की बदौलत है। मम्मी की तो हेल्प थी ही, बट मेरे प्रोफेसर्स ने मुझे जितनी हेल्प की है उतनी मुझे लगता है किसी ने नहीं की। और फिर मेरे दोस्त आते हैं हमेशा, जो मेरे पास जो फ्रेंड सर्कल रहता है अच्छे क्रिएटिव लोगों का, वो मुझे बचपन से हमेशा से रहा था। तो मैं कभी गलत संगत में नहीं गया। और कभी ना सिगरेट या दारू, किसी का नशा वगैरह कुछ करने की कभी जरूरत भी नहीं पड़ी। मैं तो बोलता हूँ किया नहीं, वो तो छोड़ो, पर जरूरत भी नहीं पड़ी तो कभी करने की कभी हाथ भी नहीं लगाया उन चीज़ों को। बिल्कुल।
तो मतलब ये कहते हैं ना कि आप एक ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच से जियो लाइफ को, तो लाइफ बहुत सुंदर है। मेरी लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे, मैं रो सकता था बैठ के कि मेरे पापा नहीं है, बिल्कुल, है ना, और यू हैव रीजन, पर आपने उस रीजन, मेरे पास वो जेन्युइन रीजन है, मैं रो सकता हूँ कि मेरे पास पापा नहीं थे इसलिए मेरा ये नहीं कर पाया, वो नहीं कर पाया, बट मैं कभी रोया, बहाने नहीं बनाया। मेरा हर एक कॉलेज का एडमिशन मेरे मेरिट मार्क्स पे हुआ है, मैंने कोई डोनेशन नहीं दिया आज तक। ओके, ठीक है ना, स्कूल में कोई डोनेशन था क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कूल थी, वहां पे भी मैं मेरिट बेस पे मैंने 3rd क्लास में जो एडमिशन लिया था वो मैंने एग्जाम क्रैक करके लिया था सेंट्रल केंद्रीय विद्यालय में, सेंट्रल स्कूल जिसे कहते हैं। MSU में भी डोनेशन नहीं लेते वो लोग, और ना मैं डोनेशन से अंदर गया हूँ, मेरिट बेसिस पे पास हुआ। गुजरात यूनिवर्सिटी में जो मैंने मास्टर्स इन डेवलपमेंट कम्युनिकेशन किया, दैट वाज आल्सो ऑन मेरिट बेसिस। तो मैंने कभी भी किसी फाइनेंशियल सपोर्ट के बिना अपनी पढ़ाई कंप्लीट की। नाइस। वो कहता है ना कि खुद ही इंडिपेंडेंट होके हर छोटी सी एज में, उसके बाद आपको इतने अच्छे फ्रेंड्स मिले। फ्रेंड्स तो अलग ही रहते हैं, उनका तो अलग ही उनका स्थान तो है, उनका पार्ट है, बिल्कुल। एंड वो भी ऐसे फ्रेंड जो सपोर्ट करे, और बिल्कुल काफ़ी अच्छे हैं। दैट्स ग्रेट। तो आपकी इतनी जो बड़ी स्टोरी सुनी हमने, स्टार्टिंग से आपने काफ़ी स्ट्रगल्स करे, काफ़ी इतना आपने काफ़ी चीज़ें देखी है जो मोस्टली मेजोरिटी लोग नहीं देख सकते, नहीं देखते, लोग चाहते नहीं। बट आप क्या एडवाइस दोगे यूथ को कि अब यूथ के लिए एडवाइस तो यार मुझे लगता है कहीं ना कहीं मैं अभी छोटा ही हूँ लाइफ अभी भी मैं एक्सप्लोर कर रहा हूँ, बट मुझे लगता है जितना मैं सीखा हूँ आज तक लाइफ में, मुझे लगता है आपको हम्बल रहना बहुत ज़रूरी है। आप कितने भी पैसे वाले हो या कितना भी आपके पास नॉलेज है, देखो घमंड ना इंसान को अंधा बनाता है। ओके, ईगो रखना, सेल्फ रिस्पेक्ट और ईगो में बहुत सिल्वर लाइनिंग है। लोग ईगो को सेल्फ रिस्पेक्ट समझ बैठते हैं, बट वो सिल्वर लाइनिंग को आपको समझना ज़रूरी है कि ईगो कहाँ स्टार्ट होता है और सेल्फ रिस्पेक्ट कहाँ ख़त्म हो जाती है। तो सेल्फ रिस्पेक्ट मेंटेन करना ज़रूरी है, बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम यू डोंट बिकम इगोइस्टिक पर्सन। घमंडी मत होना। आपके पास पोजेशन आए इन द फॉर्म ऑफ प्रॉपर्टी, इन द फॉर्म ऑफ मनी, इन द फॉर्म ऑफ पावर, या किसी भी चीज का पोजेशन जो है उसका घमंड मत करो। दूसरी बात, हम्बल रहो हर एक इंसान के सामने। ऐसा नहीं कि जो मुझे हेल्प कर सके उससे मैं अच्छा रहूंगा, जो मेरी हेल्प नहीं कर सकता उससे मैं गलत तरीके से बात करूंगा। ठीक है, तो ये जो आपकी हेल्प नहीं भी कर सकता ना, उसकी भी उतनी हेल्प करो जितनी आप एक दूसरे बंदे की करोगे। क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में ये भी देखा है कि जिन लोगों की मैंने हेल्प की थी उनके डाउन टाइम पे, और मुझे इतना यहाँ गले तक पता था कि वो मेरी लाइफ में कभी हेल्प नहीं कर पाएंगे, या फिर हमारा फील्ड इतना अलग है कि वो मैं चाहूँ भी तो मैं उसकी हेल्प नहीं ले सकता। वैसे लोगों की मैंने हेल्प की, और मुझे भगवान ने ऐसे तो कभी समय दिखाया नहीं जहाँ पे मुझे किसी के सामने हाथ फैलाना पड़े, बट मैंने देखा है कि जिन लोगों की हेल्प मैंने की थी वो इन एनी फॉर्म मुझे काम आए हैं। हमेशा काम आए हैं वो लोग, मॉरली सपोर्ट करने में या किसी भी तरह का सपोर्ट करने में। और मेरे फ्रेंड्स पैन इंडिया इवन आउट ऑफ इंडिया भी है। तो वो कहीं ना कहीं कैसे ना कैसे आपको सपोर्ट करते हैं, है ना, मॉरली भी सपोर्ट करते हैं। तो हम्बल रहो। दूसरी बात कि अपने पैशन को ना मॉनेटरी बेसिस में काउंट मत करो। इसका मतलब ये है कि अगर आप आर्टिस्ट हो, आप पेंट कर रहे हो, वीडियोग्राफर, आप फोटोग्राफर, आप गाने गाते हो, आप कुछ भी आर्ट का काम करते हो या कुछ भी XYZ काम करते हो, उसको आप मॉनेटरी टर्म्स में पहले मत देखो। पहले उस प्रोफेशन को अच्छे से जांचो, अपनी स्किल्स को एनहांस करो, ट्राई करो, और SWOT एनालिसिस जिसे हम कहते हैं, स्ट्रेंथ, थ्रेट, वीकनेस एंड अपॉर्चुनिटी, SWOT। ठीक है, तो सॉरी SWOT, SWOT, यस, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट। तो SWOT एनालिसिस जो है वो आप करो कि आपकी क्या क्या स्ट्रेंथ है, क्या क्या वीकनेस है, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज आपकी लाइफ में, क्या क्या डर आपको लगते हैं, थ्रेट क्या क्या है, वो आप करो। और अपने पैशन को पैसे में पहले मत गिनो, पहले फ्री इंटर्नशिप्स करो, फ्री में काम करो, है ना, जितना काम कर सकते हो काम करो, सीखो जितना सीख सकते हो, और जितना आप सीखोगे ना, मुझे लगता है वो सीखा हुआ काम कभी भी वेस्ट नहीं जाएगा, वेल में नहीं जाता। बिल्कुल। तो पैशन के लिए आप जरूर उसके ऊपर मेहनत करो, हम्बल रहो, और लास्ट में ये है कि पेशेंस रखो। पेशेंस, है ना, आपको शांति रखनी पड़ेगी। एक दिन में आप रातों रात सेलिब्रिटी नहीं बनते, रातों रात आप पैसे वाले नहीं बनते। बिल्कुल। कोई भी अगर आज एलोन मस्क भी करोड़ोंपति है, वर्ल्ड्स रिचेस्ट मैन है, तो उसके पीछे उसकी 20 साल की मेहनत है। तब जाके आप एलोन मस्क का नाम जानते हो आज। बिल्कुल। तो पेशेंस रखा है उसने भी। उसके भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जो इसके थे, स्पेसएक्स के थे, बहुत फेल हुए,
है ना, कहीं ना कहीं टेस्ला बनाने में भी उसको बहुत फेलियर तो आएंगे, फेलियर लगे होंगे, है ना। बिल्कुल तो उस फेलियर से डर नहीं जाना है और पेशेंस रखना है। टाइम आएगा, आप सबका टाइम आएगा, ऐसा है, बट वो आपको शांति रखनी पड़ेगी उतना टाइम। परफेक्ट। काफ़ी अच्छा लगा पूरा आपकी जो स्टोरी थी, काफ़ी मुझे पर्सनली मुझे काफ़ी अच्छी लगी स्टोरी, एंड काफ़ी मैंने चीज़ें आपसे सीखी जो मुझे शायद कभी ना कभी याद आएगी और कभी ना कभी मैं उस चीज़ों को इम्प्लीमेंट करूँगा, और काफ़ी अच्छा लगा बात करते हुए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। मुझे बहुत ही अच्छा लगा इस इंटरव्यू को लेकर। मुझे बहुत सारा सेल्फ रियलाइजेशन भी हुआ कुछ चीज़ों पे, और इस इंटरव्यू ने बहुत सारी मेरी लाइफ की, मतलब जो मैंने इतने पर्सनल चीज़ें मैंने शेयर नहीं करी है कभी पब्लिक प्लेटफॉर्म पे, तो दिस इज द फर्स्ट इंटरव्यू वेयर आई एम शेयरिंग दिस सो मच ऑफ पर्सनल थिंग्स रिगार्डिंग माई लाइफ। सो जितने भी लोग देख रहे हैं, मैं उनसे सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि इनके चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, और इनके काम को सराहे, और मुझे लगता है ही इज़ अ ग्रेट इंटरव्यूअर एज वेल। अच्छे क्वेश्चंस उन्होंने लिखे हैं, एंड ही इज़ डूइंग अ ग्रेट वर्क। सो वंस अगेन थैंक यू सो मच पुनीत यार। थैंक यू अजय कारण, थैंक यू।